हेलो फ्रेंड्स, चलिए फिर पंचायती राज व्यवस्था की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले कक्षा में हम जो पंचायत स्तर है उनके संरचना के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा आरक्षण, पेशा एक्ट, ग्राम पंचायत, इन सभी के बारे में हम अध्ययन कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं संविधान की कक्षा में और आज हम बात करेंगे पंचायतों के लिए निर्वाचन, इसके अलावा निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हम अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ई तक अध्ययन हम कर चुके हैं। एफ तक हो गए हैं, कल की कक्षा में हम एफ तक कंप्लीट कर चुके हैं। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद 243 एच है, आई है, जे है। तो इन तीन जो प्रमुख चार अनुच्छेद हैं, ये प्रमुख चार अनुच्छेद को हम अंतिम में बात करेंगे जब हमारा निर्वाचन आयोग कंप्लीट हो जाएगा, चुनाव प्रक्रिया हो जाएगी। इसके अलावा जो पदाधिकारी चुने जाते हैं उनका जैसे ही त्याग पत्र वाला या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अपने पद से रिक्त हो जाते हैं, उसके बाद ये प्रमुख चार अनुच्छेद के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसको आगे पढ़ना है। हमारा आज का टॉपिक है कि आखिर निर्वाचन पंचायत स्तर पर जो होता है तो कौन कौन योग्य है, इसके बारे में देख चुके हैं। तो चुनाव किस तरह से होता है हमको आगे उसके बारे में अध्ययन करना है। तो ठीक है, प्रावधान कहां पर है? तो अनुच्छेद 243 के में यह उल्लेखित किया गया है कि पंचायत स्तर के लिए कौन से व्यक्ति हैं जो योग्य हो सकते हैं। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है उसका क्या कार्य होता है, कितने अधिकारी नियुक्त करते हैं, वे अधिकारियों का क्या शक्तियां एवं कार्य हैं। ठीक है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। चुनाव प्रक्रिया में हमको पढ़ना है कि जो पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य, इसमें से किसी एक पद के लिए कोई चुनाव लड़ने वाला है तो उसकी पूरी जानकारी हम नामांकन फॉर्म से लेकर अंतिम जब तक पद मुक्ति नहीं हो जाता उसके बारे में हम आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रावधान देख लिए कहां पर है, तो अनुच्छेद 243 के में है। अगला देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग। जो स्थानीय निकाय है उसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ये हम संविधान में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको संघीय कार्यपालिका में भी बताया गया था। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है चुनाव पंचायत क्षेत्र के 3 स्तर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इसके अलावा नगरीय क्षेत्र के 3 स्तर, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। ठीक है, ये प्रमुख 3 नगरीय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि पंचायत क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, तो ये 6 जो निकाय हैं इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो कार्य देखिए, सबसे पहला मतदाता सूची तैयार करता है। आखिर जो पदाधिकारी आगे चुनाव लड़ने वाले हैं उसको वोट कौन करेंगे, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 18 वर्ष से अधिक की आयु हो गई है, ये इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। ठीक है, तो ये आपका पहला बिंदु कि मतदाता सूची तैयार करता है। दूसरा क्या है? अधिसूचना भले ही राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन आचार संहिता, चुनाव से पहले आचार संहिता लगाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो मत पत्र हैं
इसके अलावा आरक्षण जो है इन सभी को जारी किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख कार्य हुए राज्य निर्वाचन आयोग के। मतदाता सूची तैयार करना, आचार संहिता लगाना। ठीक है, इसके अलावा नामांकन फॉर्म से लेकर रिजल्ट जारी करने के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। तो आइए उन्हीं अधिकारियों के बारे में देखते हैं कि उन अधिकारियों को नियुक्ति कौन करता है, उनकी क्या शक्तियां होते हैं, वे कार्य क्या करते हैं। ठीक है, तो पंचायत निर्वाचन संबंधित अधिकारी और कार्य। ठीक है, कौन कौन से? पंचायत निर्वाचन संबंधित जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति और शक्ति और कार्य, इसके बारे में हम उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर नोट्स बनाने होंगे तो 4 कॉलम बना लीजिए। पहले में अधिकारी, दूसरे में नियुक्ति, तीसरे में सहयोगी और चौथा कार्य। पहला अधिकारी, कौन कौन से अधिकारी होंगे। दूसरा, उनकी नियुक्ति कौन करेगी। तीसरा, उनके कोई सहयोगी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और चौथा, आखिर काम क्या करेंगे, इसका उल्लेख अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पंचायत स्तर के चुनाव के लिए 4 प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। 4 प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो कौन कौन से अधिकारी हैं? पहला है आपका जिला निर्वाचन अधिकारी। पहला क्या है? जिला निर्वाचन अधिकारी। दूसरा है रिटर्निंग अधिकारी। वहीं आपका तीसरा पीठासीन अधिकारी और चौथा है मतदान अधिकारी। याद कीजिए, जिला स्तर पर जिला अधिकारी, विकासखंड स्तर पर रहते हैं रिटर्निंग अधिकारी। और यही रिटर्निंग अधिकारी हैं जो चुनाव में नामांकन फॉर्म से लेकर आपके चुनाव के परिणाम तक सारे कार्यों का निर्वहन करता है रिटर्निंग अधिकारी। इसके बाद तीसरा है आपका पीठासीन अधिकारी, जहां मतदान होते रहता है वहां जाकर चुनाव को कंप्लीट करवाता है। और चौथा है मतदान अधिकारी। ये मतदान अधिकारी जो उम्मीदवार हैं उसके जो प्रस्तावक हैं, अनुमोदक हैं, इसके अलावा पर्ची बांटने के लिए जो अभिकर्ता नियुक्ति की जाती है, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है और गणना अभिकर्ता, इनका नियुक्ति एक उम्मीदवार अपने साथ कर सकता है। तो ये अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी मतदान अधिकारी द्वारा देखरेख की जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये तो था अधिकारी। अब देख लेते हैं नियुक्ति कौन करता है। तो जिला निर्वाचन जो अधिकारी है इसकी नियुक्ति की जाती है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग, इसके द्वारा नियुक्ति की जाती है जिला अधिकारी का। उसके बाद दूसरा देखिए रिटर्निंग अधिकारी है। तो रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति जो जिला अधिकारी है वह करता है, लेकिन राज्य जो आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है उससे सहमति लेना आवश्यक है। यही लिखा हुआ है, जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति करता है। आपको याद रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग से सहमति लेना आवश्यक है। रिटर्निंग अधिकारी के बाद पीठासीन अधिकारी है। तो ये पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा किया जाता है और रिटर्निंग अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी से सहमति प्राप्त करेगा। अंत में देखिए मतदान अधिकारी है। तो मतदान अधिकारी की भी नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा किया जाता है और रिटर्निंग अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि वह जिला अधिकारी से सहमति प्राप्त करे। तो ये हुए आपके प्रमुख 4 अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं सहयोगी। क्या इनको सहयोग करने के लिए और किसी की आवश्यकता पड़ती है तो कौन उनके सहायक हो सकते हैं उसको देख लीजिए। जो जिला अधिकारी है, जिला स्तर पर जो चुनाव संचालित करवा रही है, ठीक है, इसके सहयोग के लिए
उप जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यह भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारी के सहायक के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जबकि पीठासीन अधिकारी के सहयोग के लिए मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ये वही मतदान अधिकारी है जिसका भी अध्ययन किए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी है, सहायक रिटर्निंग अधिकारी है और मतदान अधिकारी है, इसकी नियुक्ति करने से पहले जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उससे एक बार सहमति लेना भी आवश्यक है कि आपके लिए जो सहयोग के लिए जिस व्यक्ति को चुना जा रहा है, क्या आप उसके साथ रहना चाहते हैं, आप उनको रखना चाहते हैं या नहीं, इसके लिए सहमति प्राप्त की जाती है। इसी तरह रिटर्निंग अधिकारी के लिए भी और मतदान अधिकारी के लिए भी। ठीक है, तो ये हो गए आपके पंचायत निर्वाचन संबंधित अधिकारी और उनके कार्य, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं फिर चुनाव प्रक्रिया के बारे में। कार्य देख लीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे। कार्य छूट गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी ये जिला स्तर पर चुनाव को संपन्न कराता है। उसके बाद दूसरा है रिटर्निंग अधिकारी, इनको सर्वाधिक अगर देखेंगे तो दायित्व प्रदान किया गया है। कैसे? तो नामांकन फॉर्म से लेकर परिणाम तक का जो दायित्व है, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है उसको फॉर्म देने से लेकर उस उम्मीदवार के परिणाम जारी तक का जो काम रहता है वह रिटर्निंग अधिकारी का रहता है। ठीक है, अगला देखिए पीठासीन अधिकारी, तो मतदान को सही तरीके से संचालित करवाता है। जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव है तो किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो। ठीक है, देखिए चुनाव जो रहता है एक तरह से जनता में आक्रोशित भी रहता है। इसके अलावा उसके पहले दिन नशा का सेवन किए रहते हैं तो कहीं भी कुछ भी और लड़ाई होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए सही तरीके से चुनाव जो संचालित हो इसके लिए आपके पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला है मतदान अधिकारी, तो मतदान अभी करता है और मतदाता अभी करता है, इसका निरीक्षण सही तरीके से मतदान अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो इसको हम अध्ययन कर लिए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं चुनाव प्रक्रिया। तो चुनाव चाहे ग्राम पंचायत की हो, जनपद पंचायत का हो या जिला पंचायत का हो। ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य जिसे बीडीसी कहते हैं। अगला जिला पंचायत सदस्य जिसे डीडीसी कहते हैं। इसके लिए अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। जैसे ही राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी किया जाता है उसके बाद नामांकन फॉर्म लेना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, एक तिथि निर्धारित की जाती है कि कब तक आप नामांकन फॉर्म ले सकते हैं। यह नामांकन फॉर्म आपको रिटर्निंग अधिकारी के पास से प्राप्त होता है। ठीक है, ये नामांकन जो फॉर्म है रिटर्निंग अधिकारी के पास आपको प्राप्त होता है। तो आइए, आप फॉर्म तो ले लिए हैं, तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है इसको भी देख लीजिए। आप रिटर्निंग अधिकारी के पास से फॉर्म लिए हैं, आगे आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया देख लीजिए कि आखिर आप कौन कौन से पद के लिए एक साथ फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर के 2 पदाधिकारी जिनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। पहला पंच, दूसरा सरपंच। जनपद पंचायत स्तर पर बीडीसी जिसे जनपद पंचायत सदस्य कहते हैं और जिला पंचायत स्तर पर डीडीसी जिसे जिला पंचायत सदस्य कहते हैं। तो सबसे पहले आप पंच का एक फॉर्म भर लिए, दूसरा सरपंच का भी फॉर्म भर सकते हैं, तीसरा जनपद पंचायत सदस्य का भी फॉर्म भर सकते हैं, चौथा जिला पंचायत सदस्य का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये प्रमुख 4 हुए कि आप सीधे तौर पर एक साथ 4 फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा और क्या फॉर्म एक साथ भर सकते हैं उसको भी देख लीजिए। पंच और सरपंच, इसका भी आप एक साथ फॉर्म भर सकते हैं, एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं।
तो ये आपका पांचवा हुआ। पंच और बीडीसी इसका भी चुनाव आप एक साथ लड़ सकते हैं, तो ये आपका छठवा हुआ। पंच के साथ चुनाव लड़ते लड़ते आप जिला पंचायत सदस्य का भी लड़ सकते हैं, तो ये आपका सातवां हुआ। अगला देखिए, सरपंच का चुनाव आप बीडीसी के साथ भी लड़ सकते हैं, तो ये आपका आठवां हुआ। वहीं सरपंच चुनाव आप डीडीसी के साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं, अर्थात सरपंच का भी चुनाव लड़ सकते हैं और जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य इसका भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गए आपके 9वां। अगला क्या है, बीडीसी और डीडीसी इसका फॉर्म आप एक साथ भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख 10 जिसमें आप एक साथ फॉर्म भी भर सकते हैं। याद रखिएगा, आप दो वार्ड से पंचों का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, एक ही पद के लिए, जैसे पंच के लिए आप 2 वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सरपंच के लिए 2 ग्राम पंचायत से नहीं लड़ सकते हैं, जनपद पंचायत स्तर के लिए 2 पद एक साथ नहीं लड़ सकते हैं, और जिला पंचायत सदस्य के लिए 2 जिले से एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है और इसी तरह से आपको पंचायती राज व्यवस्था में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो था, आप सबसे पहले रिटर्निंग अधिकारी के पास से फॉर्म लिए, दूसरा फॉर्म भी फिलअप कर लिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप रिटर्निंग अधिकारी के पास पुनः जमा करने जाएंगे, तो कम से कम आपके पास एक प्रस्तावक होना आवश्यक है, और अधिकतम की बात किया जाए तो आप 2 प्रस्तावक रख सकते हैं, इसके अलावा 2 अभिकर्ता भी रख सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक प्रस्तावक होना चाहिए, अधिकतम 2 की बात नहीं है, अधिकतम 2 आपके अभिकर्ता में है। ठीक है, आपके साथ कितने भी प्रस्तावक जा सकते हैं। प्रस्तावक कौन होते हैं? आपके साथ जो व्यक्ति जाता है और कहता है कि ये जो उम्मीदवार है इनके साथ हैं हम, आपका नाम पहले रखता है जो आपके साथ प्रस्तावक जाता है वह। ठीक है, तो कम से कम आपको एक प्रस्तावक लेके जाना है नामांकन फॉर्म भरने के लिए। तो ये तो था, नामांकन फॉर्म आप भरने चले गए। नामांकन फॉर्म किस तरह से भरेंगे? जमानत राशि के साथ। तो जमानत राशि कैसे भरेंगे आप? कौन से पद के लिए कितना है, तो अपडेटेड डाटा देख लीजिए। पदाधिकारी कौन कौन से हैं? पहला पंच है, दूसरा सरपंच है, तीसरा जनपद पंचायत सदस्य है, चौथा जिला पंचायत सदस्य है। एक है अनारक्षित वर्ग, दूसरा है आरक्षित वर्ग। आरक्षित वर्ग में कौन है? एसटी है, एससी है, ओबीसी है, इसके अलावा महिला वर्ग है। तो याद रखिएगा, जितना अनारक्षित वर्ग का जिस पद के लिए जितना जमानत राशि रहता है उसका 50% आरक्षित वर्ग के लिए माफ रहता है। तो पंच के लिए देखिए जमानत राशि है 50 रुपए, और आरक्षित वर्ग के लिए है 25 रुपए। सरपंच के लिए है, अनारक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि 1000 रुपए, वहीं आरक्षित वर्ग के लिए है 500 रुपए। अगला इसी में है, देखिए जनपद पंचायत सदस्य, जिसके लिए अनारक्षित वर्ग के लिए है 2000 रुपए, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए है 1000 रुपए। और अंतिम में है जनपद जिला पंचायत सदस्य, जिसमें अनारक्षित वर्ग का 4000 है और आरक्षित वर्ग का 2000 है। तो क्या है जमानत राशि? वह राशि है, अगर आप चुनाव में किसी भी प्रकार के, जैसे चुनाव पेटी आता है, चुनाव को संचालित करने के लिए पीठासीन अधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग से जो भी यंत्र हो, इसके अलावा जैसे आप देखेंगे स्याही मिलता है उनको, इसके अलावा मत पत्र के लिए मिलता है, तो ये सभी में कोई नुकसान होता है तो इसकी भरपाई जमानत राशि से की जाती है। ठीक है, एक तरह से यही कासन मनी है। अगर आप हॉस्टल में कभी रहे होंगे तो आपको पता होगा, ये जमानत राशि वही कासन मनी है। ठीक है, तो ये तो था आपके जमानत राशि के बारे में।
तो ये जमानत राशि आप जमा कब करेंगे? जब नामांकन फॉर्म भरने जाएंगे तब। उसके बाद क्या है, नामांकन फॉर्म जब भरने गए हैं तो नामांकन फॉर्म का छटनी भी होना है। छटनी से आशा है उसकी जांच भी की जाएगी, किसके द्वारा? रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा। क्या जांच किया जाएगा रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा? आप जो प्रस्तावक लेके गए हैं वह प्रस्तावक जिस वार्ड से या जिस ग्राम पंचायत से या जिस जनपद पंचायत से या जिस जिला पंचायत से आप फॉर्म भरने के लिए गए हैं, उस सदस्य का उस वार्ड, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मतदाता सूची में नाम है या नहीं है, इसकी जांच पहले की जाती है। दूसरा, उसका हस्ताक्षर सही है या नहीं है, इसका मिलान किया जाता है। तीसरा, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है उसके भी हस्ताक्षर की जांच की जाती है। यह आपके दूसरा हुआ। तीसरा, यह चेक किया जाता है कि जितना जमानत राशि जमा करना है आप उतना जमा किए हैं या नहीं किए हैं, ये तीसरा जांच की जाती है। चौथा क्या है, आप जो नामांकन फॉर्म लिए हैं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि तो नहीं की गई है, काट छाट तो नहीं किया गया है, ओवर राइटिंग। ये चौथा जिसको जांच की जाती है। अगर इसमें से किसी भी प्रकार की कोई गलती प्राप्त होती है रिटर्निंग अधिकारी को, तो उस उम्मीदवार के जो नामांकन फॉर्म है उसको डायरेक्ट निरस्त या रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, पंच और सरपंच, अगर इस पद के लिए अगर आपका नामांकन फॉर्म को निरस्त कर दिया जाता है रिटर्निंग अधिकारी के पास, अगर आपको लगता है कि सही तरीके से उस फॉर्म को जांच नहीं किया गया है तो आप एसडीएम के समक्ष उसका पुनः जांच करवा सकते हैं। लेकिन जब रिटर्निंग अधिकारी आपके नामांकन फॉर्म को जांच करता है तो आपके एक अभिकर्ता और एक जो प्रस्तावक था, ये दोनों के सामने आपके फॉर्म की जांच की जाती है। तो पंच और सरपंच के लिए एसडीएम के समक्ष, बीडीसी के लिए कलेक्टर के समक्ष और डीडीसी जो जिला पंचायत सदस्य है उसके लिए आपको राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना सुनवाई करवाना है। तो ये हुआ छटनी के बारे में। ठीक है, इसी में अगला देखिए, छटनी के बाद है अभ्यर्थी यदि नाम वापस लेना चाहे तब की बात है। यदि वह किसी कारणवश फॉर्म हो गया और कुछ दिनों के लिए नाम वापसी का भी समय दिया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस लिया जाना तो किसके समक्ष लेंगे? तो जिसके पास आप नामांकन फॉर्म लिए हैं, उस नामांकन फॉर्म को फिलअप किए हैं, उसी के पास आप जाएंगे और अपना नाम वापसी के लिए लिखित रूप से आवेदन करेंगे, तब जाके आपका रिटर्निंग अधिकारी आपके फॉर्म को वापस कर देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लिखित आवेदन आवश्यक है। ठीक है, अगला देखिए, अब जिनको नाम लेना था वे तो नाम ले लिए वापस, कुछ ना कुछ तो उम्मीदवार बचे होंगे, तो उनकी सूची तैयार की जाती है, अंतिम सूची तैयार किया जाता है। इसके अलावा चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है। ये चुनाव चिन्ह का आवंटन और सूची जारी करना राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जैसे 3 नाम देख लीजिए, ए बी सी, तो इसमें अल्फाबेटिकल आधार पर ही नाम सूची में जारी किया जाता है। पहले अल्फाबेटिकल में ए आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी। इसी के आधार पर जो चुनाव चिन्ह पहले से तय रहता है कि चुनाव चिन्ह में पहला क्या रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, जो तय की जाती है अल्फाबेटिकल ए बी सी डी, इस तरह के जो नाम आते हैं उसके आधार पर आपको मत जो चिन्ह है वह दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतिम सूची और चुनाव चिन्ह का आवंटन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला देखिए, मतपत्रों का रंग। कोई चुनाव वोट देने गया है, मत देने गया है, तो किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि आप देखे होंगे, उम्मीद करता हूं आप सभी इस बार मतदान भी किए होंगे। तो पंच है, सरपंच है, बीडीसी और डीडीसी,
ये चारों का चुनाव एक साथ होता है। तो जो मतदान करने गए हैं उसको किसी भी प्रकार का गलती ना हो, इसलिए पहले से पंच के लिए सफेद मत पत्र, सरपंच के लिए नीला मत पत्र, जिला पंचायत जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला मत पत्र और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी मत पत्र जारी किया जाता है। उसी पे छपा रहता है कि जितने भी उस सूची में नाम है और चुनाव चिन्ह है, आपको उस पर चिन्ह लगाना है। तो ये आप रंग को याद रखिएगा, सफेद पंच के लिए होता है, सरपंच के लिए नीला, पीला होता है बीडीसी के लिए और गुलाबी होता है जिला पंचायत सदस्य के लिए। तो ये तो था मतपत्रों का रंग। मतपत्रों का रंग हो गया। जितने भी उम्मीदवार हैं उसके लिए कुछ व्यय सीमा तय की जाती है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। तो जो सरपंच के लिए चुनाव लड़ रहा है वह 2 लाख रुपए खर्च कर सकता है। एक ग्राम पंचायत में 2 लाख रुपए मैक्सिमम खर्च कर सकता है, जिसका आपको ब्यौरा भी देना पड़ेगा रिटर्निंग अधिकारी को। इसके अलावा आप जितने भी दिन प्रचार प्रसार करेंगे उस प्रचार प्रसार का आपको प्रतिदिन रिटर्निंग अधिकारी के पास आपको बताना पड़ता है कि आपने उस दिन कितना खर्च किया है। अगला देखिए बीडीसी। इसके लिए आप एक जनपद पंचायत के अंतर्गत 3 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं कुल। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य के लिए आप कुल 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। कब? चुनाव के दौरान। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें एक एक जीरो और बढ़ा दीजिए, तभी गांव में आप 20 लाख में चुनाव लड़ सकते हैं, 30 लाख में जनपद पंचायत और 50 लाख में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, तभी आप जीत पाएंगे। लेकिन सीमा तय की गई है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये तो था व्यय सीमा के बारे में। अगला देखिए उम्मीदवार अभिकर्ता नियुक्ति। जो उम्मीदवार है फॉर्म भी फिलअप हो गया है। ठीक है, फॉर्म फिलअप होने के बाद मतदाता सूची भी तैयार हो गई है, मत प्रयोग करने का अब समय आ गया है, मतदान का समय आ गया है। तो आपको उस दिन रिटर्निंग अधिकारी के पास निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता अधिकतम 2 सदस्यों की नियुक्ति करना है। जो भी उम्मीदवार है, पंच का हो, जनपद पंचायत सदस्य का हो या जिला पंचायत सदस्य का हो, इसका चुनाव लड़ने जा रहा है, तो वह अधिकतम 2 मतदान अभिकर्ता, जो मतदान स्थल पर रहेगा, जहां मतदान होते रहेगा उस स्थल पर वे 2 अभिकर्ता रहेंगे और देखेंगे कि जितने भी उस सूची में नाम हैं उनके सभी सदस्य सही तरीके से चुनाव को संपन्न करने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, इसकी पूरी जांच की जाती है मतदान अभिकर्ता के द्वारा, और ये वही मतदान अभिकर्ता है जो मतदान स्थल पर देखरेख करता है। अगला है गणना अभिकर्ता। मत पूरा हो गया है, चुनाव कंप्लीट हो गया है, अब बारी है मत के प्रयोग गिनने का। तो गिनने के समय गणना अभिकर्ता आपके सामने होता है। रिटर्निंग अधिकारी जो पीठासीन अधिकारी चुनाव कराने गया है, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी अब ये मत गिनने लगे हैं, उस समय आपके जो उम्मीदवार है उसका गणना अभिकर्ता उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख 2 हो गए, मतदान और गणना अभिकर्ता। निर्वाचन अभिकर्ता कौन है? तो आप देखे होंगे एक टेंट लगा रहता है और वहां पे पर्ची बांटते रहता है, आपको बताएगा कि आपके मतदाता सूची में नाम है, आपको छोटा सा पर्ची देगा, जाइए और अपने, एक तरह से कहा जाए तो जिस उम्मीदवार का चुनाव में कोई खड़ा हुआ है उनमें से किसी एक सदस्य को, अधिकतम 2 सदस्य को निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था चुनाव प्रक्रिया के बारे में। चुनाव कंप्लीट, परिणाम भी जारी हो गया। परिणाम जारी हो गया, अब बारी आती है आपके जमानत राशि को वापसी करने का। जमानत राशि जो आप दिए हैं उसको वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कब? जब आप चुनाव हार गए हैं तब की स्थिति में। पहला, कुल जितने भी वैध मत पड़े हैं उस चुनाव के दौरान,
यदि उसमें से आपका 1/6 हिस्सा अगर 10, आप देखेंगे कोई भी एक पंच के चुनाव के लिए 100 सीट है, मतलब 100 मतदाता सूची में नाम है और 100 के 100 लोग उस पर मत का प्रयोग किए हैं, तो इसमें से आपको 1/6 मत प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है, 100 का 1/6 हिस्सा जब तक आपको प्राप्त नहीं होता है तब तक आपकी जमानत राशि वापसी नहीं की जा सकती। तो चलिए बताइए आप सभी, 100 वैध मतों का 1/6 कितना होगा, बताइए जी। चलिए आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये आपका रीजनिंग मैथ्स जो आप बोल रहे थे सी सेट वाला, आप इसको निकालकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला हो गया। दूसरा देखिए, चुनाव से पहले यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, मतदाता सूची में नाम आ गया है, जो मत सूची आया है अंतिम सूची जिसमें आपका मत चिन्ह है, आपका नाम है, उसके पहले यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो जो उम्मीदवार है, तब की स्थिति में उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। मान लीजिए किसी कारणवश आपके फॉर्म में कोई गलती है और उस अंतिम सूची में आपका नाम नहीं आता है, तब भी आपकी जमानत राशि वापसी कर दी जाती है। तीसरा क्या है, आप अगर 6 माह के अंदर, यदि आप 6 माह के अंदर यदि चुनाव हार गए हैं और वैध मतों का 1/6 हिस्सा भी आप प्राप्त किए हैं, तो 6 माह के अंदर यदि जमानत राशि लेने नहीं जाते हैं तब आपकी जमानत राशि वापस कर ली जाती है। ठीक है, ये आपको जमानत राशि उसी रिटर्निंग अधिकारी के पास मिलेगा जिस रिटर्निंग अधिकारी के पास आप जमानत राशि जमा किए हैं। यदि 6 माह के अंदर नहीं प्राप्त करते हैं तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया जाता है। तो ये था आपका चुनाव प्रक्रिया के बारे में। अंततः आप देखेंगे किसी पंच में से, अपने वार्ड में से किसी एक को पंच सदस्य, सरपंच, एक ग्राम पंचायत में किसी एक व्यक्ति को सरपंच, जनपद पंचायत के किसी एक सदस्य को जनपद पंचायत सदस्य, और जिला पंचायत, इस तरह के लिए आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक जिला सदस्य की नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, नियुक्ति हो गया है। प्रथम सम्मेलन से इन सभी के कार्यों की गणना की जाती है, इसके बारे में हम देख चुके हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है, इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। कल की कक्षा में हम बात करेंगे, इनकी नियुक्ति तो हो गई है, अब आगे इसे इनके पद से कैसे मुक्त कर सकते हैं, किस तरह से इनको हटा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा पंचायती राज व्यवस्था। जैसे ही कल इनको हटाएंगे, जो पदाधिकारी हैं, पंच है, सरपंच है, उप सरपंच का भी देखेंगे, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जितने भी हैं सभी का कल हम देखेंगे। वे टॉपिक अर्थात हटाने के बाद आपके एक टॉपिक और बचेगा, अनुच्छेद जो भी बचा हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 243 के बाद जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 243 ओ तक, उनको एक कक्षा में और बात करेंगे। उसके बाद जो पंचायती राज स्तर की जो समितियां गठित होती है, उसके बारे में भी 2 या 1 कक्षा होगा। इसके बाद आपका पंचायती राज व्यवस्था समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम नगरीय निकाय व्यवस्था को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को भूगोल की कक्षा में। आज के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।